हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमिक क्लासेस नाशिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका सोर्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका इक्वेशन क्या है एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक में कुछ लॉज बताए थे, जैसे कि गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म क्या होता है, देन एम्पियर्स लॉ क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है, फैराडेज लेंस लॉ क्या होता है, एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ क्या होता है। इससे रिलेटेड सभी लॉज मैंने आपको बताए थे, जो कि रिलेटेड थे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, दोनों फील्ड से रिलेटेड लॉज मैंने डिस्कस किए थे। तो वो लेक्चर ज़रूर देखें, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती है। ठीक है, तो बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या कि इसमें इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसी जो वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ऐसी वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये वेव्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो इसके लिए मैं आपको 3 केसेस बताऊंगी, जो आपके बुक में भी उन्होंने ऑलरेडी दी है, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस उसमें। तो सबसे पहला केस मान लो, अगर कोई चार्ज रेस्ट पोजिशन पे है तो वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सोचो ज़रा। कोई चार्ज रेस्ट पोजिशन पे है तो वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है तो हमें पता है ये चार्ज उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड को रेस्ट चार्ज पसंद नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई चार्ज मूवेबल हो। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट ईयर मतलब क्लास 12th में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर जो है उसमें हम स्टडी करेंगे कि जब कोई मूवेबल चार्ज होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। रेस्ट चार्ज के अराउंड कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। तो जब कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है तो उसके अराउंड बस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। तो रेस्ट चार्ज कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है। ठीक है, सेकेंड केस स्टडी करते हैं। मान लो कोई चार्ज मोशन में है, चार्ज इन मोशन, बट उसकी जो वेलोसिटी है, चार्ज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सेकेंड केस है। अब चार्ज मोशन में तो है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसी केस में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकती, ऐसे आपके बुक में दिया है। बट एक्चुअल में अगर हम वो लोग सोच रहे जब कोई चार्ज मोशन में है, अब आप एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर आपके बुक में आप देखोगे तो वो बोलते हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस नहीं करता है। बट अगर कोई फ्री चार्ज मोशन में है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको बहुत डिटेल में इसको स्टडी करना है तो वो आगे की बात है, बट मैं इतना आगे का हमें सोचना नहीं है। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराए, अगर वो फ्री चार्ज है तो वो दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बट वही चार्ज अगर सर्किट में है, वो चार्ज अगर सर्किट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट आपकी बुक में उन्होंने दिया है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपके बुक का मतलब स्टेट बोर्ड के बुक का ऑप्शन दे रही हूँ, जो उन्होंने बताया है। क्या ऑप्शन बताया उन्होंने कि अगर कोई चार्ज मोशन में है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे उन्होंने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं होती। बराबर है उनका बोलना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो होती है बट विल नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ साथ ये वेरी नहीं हो रही है। बट हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तभी वेव जनरेट हो सकती है। सो विल नॉट चेंज विथ टाइम, हेंस EM वेव कैनॉट प्रोड्यूस्ड
इसमें भी EM वेव प्रोड्यूस नहीं होगी, इसमें भी EM वेव कैन नॉट प्रोड्यूस्ड। ओके, ये हुआ सेकेंड केस। अब थर्ड केस स्टडी करते हैं, कौन सा? दैट इज द एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज। अब हम लोग एक्सेलरेटेड चार्ज की बात करते हैं। जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, मतलब जिसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, जो मूव हो रहा है कंटिन्यूअसली, मोशन में है, ऐसा जो चार्ज होता है, ऐसा चार्ज यहाँ पे दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, and both are time varying. That means EM wave generated generated okay। इसका मतलब जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो इसका मेन सोर्स है। तो आपको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होना चाहिए? एक्सेलरेटेड चार्ज होना चाहिए। जब आपके पास एक्सेलरेटेड चार्ज रहेगा तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, वो भी टाइम वैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, वो भी टाइम वैरिंग, उसकी वजह से हमें EM वेव मिलेगी, वो भी टाइम वैरिंग। तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे वैरी होते हैं ये हमें देखना है। तो इसके लिए मैं आपको एक्चुअल में वेव ड्रॉ करके बताती हूँ कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में वैरी होती है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में वैरी होती है, ऐसे वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो चार्ज रेस्ट में है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट नहीं होगी। जब एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे जनरेट हो सकती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे पास होती है, देखो प्रोपोगेशन इसका कैसे होता है। लेकिन उसके पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखो क्या है, वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रीजनरेट ईच अदर, एक्सप्लेन। ऐसा आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, ये जो मैंने आपको बताया दिस इज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट EM waves, right? So consider a charge oscillating with some frequency. This produces, ये जो चार्ज है जो मूव होता है ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उसकी वजह से क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रीजनरेट कर रहे हैं, यही उसका मीनिंग हुआ। ऐसे आप लोग उसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस EM waves, राइट ना? Accelerated charge produces electric field and electric field produces magnetic field. That means electric field and magnetic field regenerates each other. ये उसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या होती है। तो पहले मैं आपको उसको डायग्रामेटिकली बताती हूँ, उसके बाद उसकी डेफिनेशन बताऊंगी। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है देखो। एक्चुअली ये 3 डायमेंशन में दिखानी है हमें। ये मान लो X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है एंड ये Z एक्सिस है। तो अगर वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, मतलब वेव का प्रोपोगेशन अगर इस डायरेक्शन में है, वेव अगर ऐसे ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी। इसका मतलब क्या कि ये तीनों चीजें, वेव का प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। इसको हम B बार से डिनोट करते हैं। वेव प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में, मतलब वेव प्रोपोगेशन अगर X एक्सिस के अलोंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड Y एक्सिस के अलोंग होगी और मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस के अलोंग होगी। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड X एक्सिस के अलोंग होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस के अलोंग होगी। मतलब वेव प्रोपोगेशन
सिर्फ वेव लिखा तो भी चलेगा। वेव परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। अगर वेव ऐसी जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। ओके, अगर वेव ऐसे जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी वाइब्रेट होगी। तो हमें जो वाइब्रेशन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। ये इसका वाइब्रेशन होगा, किसका? दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे वाइब्रेट होगी। और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे होगा, ऐसे, देन ऐसे थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन में उसका वाइब्रेशन होता है, ऐसे थोड़ा सा स्लैंटिंग, ऐसे ऐसे। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ये, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन ये, ऐसे वाइब्रेशन होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे वाइब्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके स्ट्रेट लाइन में ऐसे। ऐसे तीनों चीज़ें एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। आया समझ में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है? मान लो यहाँ पे लिखो, इफ वेव इन एक्स डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। ओके, या फिर लिखो, इफ वेव इन वाई डायरेक्शन, वेव अगर वाई डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में रहेगी। आया समझ में? तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मिला के हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो देखो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम वेरिंग वेव यहाँ पे हमें मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, और ऐसे वाइब्रेट होते 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 होते, चार्ज का एक्सेलरेशन है, वाइब्रेट होते 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 वेव कहाँ से? सन टू अर्थ तक सभी वेव्स पास होती है। मतलब कौन सी भी वेव हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हो, चाहे एक्स रेज हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे रेडियो हो, कौन सी भी वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो इसी फॉर्म में चलती है। तो आया समझ में? जैसे कि साउंड वेव में पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है। इसलिए वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है। उसके लिए पार्टिकल की ज़रूरत नहीं, उसके लिए बस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है। वो किससे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज ही उसका सोर्स है। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डायग्राम भी आपको पूछी जाती है मे बी। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन देखो क्या है। waves that are caused by the acceleration of charge particle, क्यों प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग सिनोसॉइडली। सिनोसॉइडली मतलब साइन वेव जो हमने देखी, एट राइट एंगल्स, दोनों भी क्या है? परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और EM रेडिएशन भी इसको बोला जाता है। मतलब एक एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट करता है और सिनुसॉइडली वाइब्रेट होता है एट राइट एंगल्स, दोनों एक दूसरे को एज वेल एज राइट एंगल्स टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जिस वेव से ट्रैवल करे, तीनों एक दूसरे को, हमेशा तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये तीनों एक्सिस में चलती है। ठीक है, ऐसी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। बच्चों, ये थी डेफिनेशन। अब इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी करेंगे। देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। तो बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दैट मीन्स E बार एंड B बार आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द EM वेव। दस द EM वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, राइट। ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। दे आर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपोगेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव होगी, क्योंकि लॉन्जिट्यूडिनल वेव में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हमेशा पैरेलल होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को। सेकेंड पॉइंट, द क्रॉस प्रोडक्ट E बार क्रॉस B बार गिव्स द डायरेक्शन इन विच द EM वेव ट्रैवल्स। आपको पता है, हमने मैथमेटिकल मेथड सेकेंड चैप्टर जो है फिजिक्स का, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी किया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट हो गए तो उससे तीसरा वेक्टर जनरेट हो। जैसे कि नेल, मतलब मान लो कोई नेल को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करते करते हम फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर,
एक डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद वो नेल एक तो अंदर की डायरेक्शन में जाता है, एक तो आउटवर्ड आता है। तो वो अंदर की डायरेक्शन में जाता है, इसका मतलब वो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, तो वो तीसरा वेक्टर बन गया। तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो तीसरा वेक्टर देता है किसी पर्टिकुलर एक्सिस में। वैसे यहाँ पे ई बार एंड बी बार का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमें तीसरा वेक्टर कौन सा देगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो यही उन्होंने बताया है। ई बार क्रॉस बी बार ऑल्सो गिव्स द एनर्जी कैरिड बाय अ ईएम वेव्स, वो हमें क्या देता है, एनर्जी कैरिड बाय अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्ड पॉइंट है, कौन सी भी कैरेक्टरिस्टिक जो आपको इजी लगे वो लर्न कर लो। द ई बार एंड बी बार फील्ड्स वेरी सिनोसाइडली एंड आर इन फेज। हमें पता है इन दोनों का फेज डिफरेंस जो है, मतलब दोनों एट अ टाइम स्टार्ट होती है, दोनों में फेज डिफरेंस आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक 0 से स्टार्ट हुई, दूसरी भी 0 पे स्टार्ट होगी, एक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, दूसरी का भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा, ऐसे वो पास होगी, इसमें 0 फेज डिफरेंस होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होती है, ना रेस्ट चार्ज से होती है, ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन चार्ज से होती है, ये हमेशा एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज से होती है। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, चेंजिंग वेलोसिटी होती है, उसको हम एक्सेलरेटेड बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ईएम वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू फ्री स्पेस एज वेल एज थ्रू सॉलिड लिक्विड गैसेस। ये कहीं से भी ट्रैवल कर सकती है ईएम वेव, सॉलिड में से, लिक्विड में से, गैसेस में से, फ्री स्पेस में से, कहीं से भी ये ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद 6 पॉइंट देखो, ऑप्टिक्स में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी ऑफ लाइट का, वो फॉर्मूला हम लोग, क्योंकि ये लाइट की वेलोसिटी से चलता है, ईएम वेव जो है वो लाइट वेव है, लाइट वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो उतनी ही रहती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन अ फ्री स्पेस EM waves travels with velocity c equal to that of light in a free space. c is equal to 1/√μ0 epsilon naught. म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये हो गई 6 कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद 7 देखो क्या है, इन अ गिवन मटेरियल मीडियम, अगर हमने मटेरियल मीडियम लिया तो वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज होगी, वैक्यूम में वेलोसिटी उतनी होती है, लेकिन मटेरियल मीडियम में वेलोसिटी चेंज होती है, तो वो कितनी होगी, द वेलोसिटी Vm ऑफ द EM वेव्स इज 1/√μ बाय एप्सिलॉन। यहाँ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट नहीं है, म्यू मतलब क्या, परमिएबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, एंड एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ दैट गिवन मीडियम। उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी हमें, उनकी परमिएबिलिटी और उनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे यूज करनी होगी। उसके बाद 8th कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है, द EM वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको पता होना चाहिए, आई थिंक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है इसके पहले। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, मतलब दो वेव्स अगर एट एक ही पॉइंट पे रीच कर रहे हैं तो इनका जो एम्पलीट्यूड होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दैट 2 पर्टिकुलर वेव्स। अभी आपको इतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, मतलब अगर 2 वेव्स वहाँ पे रीच कर रही है एट अ टाइम, तो वो जो पार्टिकल वाइब्रेट होगा वो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड लेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। तो वो उसकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये हम लोग वेव मोशन में डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी फिलहाल बस ओवरलुक कर लो इसको। उसके बाद 9 पॉइंट देखो क्या है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट एंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द EM वेव। मतलब इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड पता है ना क्या होता है, वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वाइब्रेशन जो होगा उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये दोनों वेव का अगर हम एम्पलीट्यूड का रेशियो लेंगे तो वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब c जितना आएगा दैट इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसमें E0 एंड B0 ये दोनों क्या है, आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द E बार एंड B बार रिस्पेक्टिवली। एम्पलीट्यूड मतलब सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो हमने साउंड वेव चैप्टर में स्टडी किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, हाउ आर EM वेव्स प्रोड्यूस्ड। EM वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से EM वेव प्रोड्यूस होती है, बट इसके ऊपर सेपरेट से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे सोर्स है, देखो कैसे प्रोड्यूस होती है। सबसे पहला सोर्स हम देखते हैं कि मान लो, मतलब जो क्वांटम थ्योरी कहती है वो हम बोलते हैं। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, देखो क्वांटम थ्योरी कहती है कि अगर कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस किससे बनता है, एटम से बनता है। तो मैं एक यहाँ पे एटम कंसीडर करती हूँ, ये उसका न्यूक्लियस है और इसके अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं, ये फर्स्ट शेल में, ये सेकेंड शेल में, ये थर्ड शेल में, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। मान लो ये थर्ड शेल का मैंने इलेक्ट्रॉन लिया
और यहाँ पे एक वैकेंसी है ऐसे हम मानते हैं, मतलब यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसे हम मानते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व होता है, ये भी एक्सेलरेटेड है, ये यहाँ से ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन तब वो ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। ईएम वेव वो कब प्रोड्यूस करेगा, ये बोहर एटॉमिक मॉडल में सब स्टडी किया है हमने, बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया, ये जो चैप्टर है 12th का, उसमें बोहर ने बहुत डिटेल में ये बात एक्सप्लेन की है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व होता है तब वो ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि उसके पास उतनी ही एनर्जी है जितना उसको यहाँ पे लगे। सिमिलरली यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास उतनी ही एनर्जी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करना है तो उसको एनर्जी लगेगी। अगर कोई एनर्जी उसको प्रोवाइड करेगा तभी वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तब वो रेडिएशन नहीं करेगा, मतलब वेव बाहर रेडिएट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा अगर कोई एनर्जी देगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप करे तो यहाँ पे भी ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाए, इस छोटी शेल में आ जाए, बड़ी शेल से वो मतलब हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाए, तो उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, अब उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ओबेडिएंट है, उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको लगेगी उतनी एनर्जी वो रखेगा, बाकी एनर्जी को रेडिएट करेगा। और किसके फॉर्म में रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट करेगा। ऐसे ये चार्ज एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल इन द एटम, देन इट रेडिएट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पहली बात हो गई। सेकेंड और कैसे होता है, देखो चार्ज पार्टिकल तक तो मैंने आपको बताया, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। सेकेंड और कैसे होता है, देखो मान लो एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की बीम है, बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बीम है, एक्सरे ऐसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। और एक यहाँ पे एक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन की फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से आती है, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है अगर वो फास्ट मूविंग है तो, और वो एनर्जी से वो आने के बाद इस टारगेट के ऊपर वो कोलाइड होती है, सडनली कोलाइड होती है, जैसे कि एक्सीडेंट होता है। तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर कोलाइड होंगे इस टारगेट के ऊपर, तो ये टारगेट क्या करेगा, उनको डी एक्सेलरेट करेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इसके ऊपर कोलाइड हुआ, उसको डी एक्सेलरेट कर दिया। जब वो डी एक्सेलरेट होगा तो उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी वो क्या करता है, रेडिएट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें मिलती है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सडनली कोलाइड ऑन एनी टारगेट, देन दे डी एक्सेलरेट एंड दे रेडिएट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने का। और तीसरा तरीका कौन सा है, एक्सेलरेटेड चार्ज। जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। तो ये तीन तरीके हैं, जो एक्सेलरेटेड चार्ज है, देन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को सडनली स्टॉप किया, या इलेक्ट्रॉन ने जंप किया हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे, तो वहाँ पे ईएम वेव प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे तीन तरीके से ईएम वेव प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपको पूछा जाता है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, आंसर नेसेसरी नहीं है, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ईएम वेव प्रोड्यूस्ड होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ ईएम वेव क्या होते हैं। तो बच्चों इक्वेशंस ऑफ ईएम वेव मतलब जो सिनुसॉइडल वेव की इक्वेशन है वही यहाँ की इक्वेशन है। जो हमने साउंड चैप्टर में मैंने आपको इक्वेशन बताया था सिनुसॉइडल वेव का, सिनुसॉइडल वेव का इक्वेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, वही यूज होता है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक सिनुसॉइडल वेव ही है। तो मान लो वेव ट्रैवल कर रही है कौन से एक्सिस पे, वेव ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, अलोंग वाई एक्सिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग जेड एक्सिस। तो इसका जो इक्वेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो क्या आएगा, दो इक्वेशन बनेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव अलग है, मैग्नेटिक फील्ड की वेव अलग है। तो ई बार इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ई जीरो साइन सिनुसॉइडल वेव का ही इक्वेशन के एक्स माइनस ओमेगा टी।
ओके, सिमिलरली पहले इक्वेशन लिख लेते, उसके बाद बताती हूँ। यहाँ ई क्या रहेगा, यहाँ पे हम ई वाई लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, बी जेड, क्योंकि अलॉन्ग जेड एक्सिस है, बी जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये दोनों का एंगल देखो सेम है, इसका मतलब क्या कि इनमें फेज डिफरेंस जीरो है, वो दोनों सेम वे से सेम टाइम पे चल रही है, सेम एंगल से चल रही है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो अभी इसमें देखते हैं हर एक का मीनिंग। इसमें ई जीरो क्या है, ई जीरो एंड बी जीरो, ये दोनों भी क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पता है ना, ये वेव ऐसे ट्रैवल करती है, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, ये वाला इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये जो है ये ई जीरो है, ई जीरो एंड बी जीरो आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ ई बार एंड बी बार, इन दोनों के एम्पलीट्यूड है। उसके बाद यहाँ पे के जो है, के को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इसको वेव नंबर भी बोला जाता है बहुत बार, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। तो ये लैम्बडा क्या है, यहाँ पे लैम्बडा है वेवलेंथ। वेवलेंथ पता है आपको वेव की, आपको इसके लिए वेव के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सो वेवलेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू क्रेस्ट और टू ट्रफ, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ पे लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। देन ओमेगा इज इक्वल टू होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एन। आपके बुक में एन की जगह पे उन्होंने म्यू दिया है, म्यू हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई म्यू। ये न्यू क्या है, दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो अगर इस म्यू की जगह पे, ओमेगा की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करें, के की जगह पे ये वैल्यू पुट करें, तो हमें इक्वेशन ऑफ वेव क्या मिलेगा, देखो इधर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ वेव, इधर लिखती हूँ। तो इक्वेशन ऑफ वेव क्या मिलेगा, ई वाई बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई जीरो साइन के एक्स की जगह पे क्या आएगा, के एक्स की जगह पे ये आएगा 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स माइनस 2 पाई एन इंटू टी, ये हमें मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली बी जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी जीरो साइन 2 पाई बाय लैम्बडा एक्स माइनस 2 पाई एन इंटू टी। तो वही इक्वेशन हमें बी जेड के लिए मिला। तो ये जो दो इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को कहा जाता है इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें ये ई का इक्वेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, एंड बी का इक्वेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये जो दोनों फील्ड होती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों फील्ड एट अ टाइम, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा, जब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड का भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो इसका भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा। इसका अगर जीरो है तो इसका भी जीरो है। इसका अगर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे जीरो एंगल होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, इसका पाई होता है। देन यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है, एंड यहाँ पे 2 पाई होता है। तो जब इसका पाई रहेगा तो इसका भी पाई रहेगा, इसका 3 पाई बाय 2 रहेगा तो इसका भी 3 पाई बाय 2 रहेगा, इसका 2 पाई रहेगा तो इसका भी 2 पाई रहेगा। इसका मतलब ये दोनों इन फेज होती है, इसको कहा जाता है इन फेज। अगर दोनों में फेज डिफरेंस रहा, एक का 0 दूसरी का पाई बाय 2 ऐसे रहा, तो उसको फेज डिफरेंस होता है। बट यहाँ पे वैसे नहीं है, दोनों का जो फेज एंगल है वो सेम है। एट अ टाइम पे ये दोनों सेम टाइम से चलती है, सेम वैरी होती है, तो इसीलिए ये दोनों वेव क्या होती है, इन फेज होती है। तो ऐसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये है उसका इक्वेशन। अब बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं, देखो क्या क्वेश्चंस है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, लॉजिकल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस क्या है। देखो तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कैन वी प्रोड्यूस्ड अ प्योर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव इन अ स्पेस, व्हाई। तो प्योर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव, प्योर मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते स्पेस में। क्यों? क्योंकि इन वैक्यूम एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट डायरेक्टली इंड्यूस्ड अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस नहीं कर सकती वैक्यूम में।
एंड सिमिलरली सो अ प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेव कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस्ड होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस नहीं कर सकती वैक्यूम में। यहाँ पे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस्ड होगी। सिमिलरली एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस नहीं कर सकती। सो इसी को कहा जाता है, सो दैट इज प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेव कैन नॉट बी एग्जिस्ट एंड प्योर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके नोट्स में पूछा गया है। उसके बाद देखो और एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछा गया है। क्वेश्चन देखो क्या है, डज एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैम्प इमिट EM वेव्स। ऑब्वियसली ये लाइट है, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैम्प क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। जहाँ पे लाइट है वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो ऑब्वियसली ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैम्प यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर है येस, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैम्प इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि साउंड वेव जो है वो एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है और वो पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, वाई लाइट वेव्स ट्रैवल इन अ वैक्यूम वेरियस साउंड वेव्स कैन नॉट। साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती लेकिन लाइट वेव ट्रैवल करती है, ऐसा क्यों। तो आंसर क्या है कि वैक्यूम में पार्टिकल नहीं है और पार्टिकल के लिए हमें साउंड के लिए पार्टिकल लगेंगे, सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। तो आंसर रहेगा लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन ट्रैवल इन अ वैक्यूम, साउंड वेव्स ट्रैवल ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। क्यों ट्रैवल करती है, क्योंकि पार्टिकल ऑफ मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होते हैं, उसकी वजह से वो ट्रैवल करती है। विदाउट एनी पार्टिकल प्रेजेंट लाइक इन अ वैक्यूम नो वाइब्रेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड। पार्टिकल अगर नहीं रहे जैसे कि वैक्यूम में नहीं है तो वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तो साउंड वेव ट्रैवल कैसे करेगी, हेंस द साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में उन्होंने पूछे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन से बट अच्छे क्वेश्चन से। बच्चों अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखो एक्सरसाइज में आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स पूछे, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल उन्होंने एक ही फॉर्मूले के ऊपर पूछे जो कि रिलेशन होता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का। C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। तो ये न्यू मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये तीनों के ये फॉर्मूले के ऊपर ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं आपके बुक में। तो देखते हैं वन बाय वन न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी करने के लिए बोला है। ऑफ अ रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा दिया है 250 मीटर। Remember that the speed of all EM waves in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ दी है C पता है, तो हमें निकालने के लिए बोला है फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू इन मेगाहर्ट्ज। तो देखो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, गिवन न्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू दिया है 250 मीटर, C हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना क्या है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास है C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। सो न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, C डिवाइड बाय लैम्बडा। सो C इज व्हाट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्बडा इज व्हाट 250। सो डिवाइड बाय 250 करो एंड सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है आंसर 1.2 × 10⁶ हर्ट्ज। ये आपको आंसर मिलता है। एक्चुअली ये 0.012 मिलेगा आपको। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो 0.012 ये हमें आंसर मिलता है। तो 012 और पॉइंट अगर शिफ्ट किया 3 डिजिट तो यहाँ पे हमें 10⁶ हर्ट्ज मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमें उन्होंने बोला क्यों 10⁶ के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें मेगा हर्ट्ज में चाहिए। तो मेगा हर्ट्ज की वैल्यू होती है 10⁶, तो हम इसको लिखेंगे 1.2 इंटू मेगा 10⁶ की जगह पे हम लिखेंगे मेगा हर्ट्ज। ओके, तो ये हमें मिली फ्रीक्वेंसी। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। उसके बाद ऐसा ही न्यूमेरिकल उन्होंने पूछा है। सभी एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर पूछे, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल उन्होंने नहीं पूछे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ एन एक्सरेज वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁸ हर्ट्ज। वेवलेंथ इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में वेवलेंथ निकालने के लिए बोली है एक्सरे की। तो देखो फ्रीक्वेंसी दी है उन्होंने। तो सबसे पहले C तो हमें पता है 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 2 × 10⁸ हर्ट्ज, और हमें निकालना है लैम्बडा, वो भी किस में, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट इन नैनोमीटर में, नैनोमीटर में हमें निकालना है।
तो वही फॉर्मूला सी इंटू न्यू इंटू लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू हमें मिलेगा सी डिवाइड बाय न्यू, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁸, तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 18 मतलब ये 1.5 बनेगा। 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸, और ये -18 ऊपर आके बनेगा, तो दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻10 मिलेगा। हमें नैनोमीटर में चाहिए, नैनो की वैल्यू होती है 10⁻9। ओके, तो यहाँ से अगर मैं एक डिजिट शिफ्ट करूँ तो ये एक साइड इस साइड में शिफ्ट होगा, 0.15 इंटू 10⁻1 बनेगा, राइट, लेफ्ट में शिफ्ट किया है, और ये 10⁻1 और ये -10 में यहीं पे लिखती हूँ, तो ये क्या बनेगा 0.15 इंटू 10⁻9 मीटर, और इसी को नैनो कहा जाता है, 0.15 नैनोमीटर। उनको नैनोमीटर में ही आपको क्या चाहिए था, लैम्बडा चाहिए था। ये आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड, सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6.5 इंटू 10⁻7 मीटर। यहाँ पे अभी सी दिया है, लैम्बडा दिया है, और न्यू निकालने के लिए बोला है। फ्रीक्वेंसी मतलब गिवन सी इज इक्वल टू 3 इंटू, एक ही फॉर्मूले के ऊपर अलग अलग न्यूमेरिकल उन्होंने पूछे हैं, डिवाइड बाय, और क्या बताया, लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻7 मीटर। हमें निकालना है न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, तो न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 6.5 इंटू 10⁻7। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलता है 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये ऊपर जाने के बाद 10⁻+7 7 + 15 बनेगा, बट ये 0.46 आंसर आया, तो ये हमें मिलेगा 10⁻14 हर्ट्ज। शिफ्ट करने के बाद ये हमें मिली फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ माइक्रोवेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 गीगाहर्ट्ज। ये सभी न्यूमेरिकल आपकी एक्सरसाइज के मैं ले रही हूँ। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 गीगाहर्ट्ज। तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है, वेवलेंथ, मतलब देखो अभी गीगाहर्ट्ज को हम पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। 8 गीगाहर्ट्ज दिया है, गीगा की वैल्यू कितनी होती है, 8 इंटू 10⁻9 होती है, राइट। सी तो हमें पता ही है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें वेवलेंथ निकालनी है, सो सी इज इक्वल टू व्हाट, न्यू इंटू लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय न्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय न्यू कितना है 8 इंटू 10⁻9, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा 3.75 इंटू 10⁻2, और ये सेंटीमीटर में हम लिखेंगे 3.75, 10⁻2 की वैल्यू होती है सेंटीमीटर, ये मीटर में। ओके, तो ये हमें मिला फाइनल आंसर लैम्बडा का। ओके, सिंपल था। उसके बाद देखो बच्चों एक अलग न्यूमेरिकल उन्होंने पूछा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक EM वेव इन अ वैक्यूम इज B0 इज इक्वल टू, B0 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 5 इंटू 10⁻7 टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। आपको याद है मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, एम्पलीट्यूड ऑफ, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दैट इज इक्वल टू सी होता है। हमने स्टडी किया था E0 डिवाइड बाय B0 इज इक्वल टू क्या होता है, सी। तो यही फॉर्मूले का यूज करके हमें E0 निकालना है, B0 उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले लिख लो गिवन क्या दिया है, देखो B0 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻7 टेस्ला, सी की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या निकालना है E0। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E0 डिवाइड बाई B0 इज इक्वल टू सी, तो E0 इज इक्वल टू क्या आएगा, B0 इंटू सी। बहुत सिंपल, ये रिलेशन अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो 5 इंटू 10⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁸, तो ये कितना बनेगा, 3 5 ज़ा 15 इंटू 10⁻7 प्लस 8 दैट इज 10 इज इक्वल टू 150, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। आया समझ में, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। तो बच्चों आज ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। जितना भी रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपके बुक में था वो सभी मैंने लिया है, इनफैक्ट उससे एक्स्ट्रा लिया है।
अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो वैसे मुझे बताओ और वैसे कमेंट करो। होप सो आपको सभी टॉपिक समझ में आ रहे हैं। अगर कोई इनकेस नहीं आता है तो मुझे डेफिनेटली बताओ, मैं उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।